हार रहे हैं सियासत के शाह, सत्ता और संगठन पर निगाह। जी हां, सियासत के शाह का अश्वमेध 4 राज्यों में भगवा पताका फहराने के बाद अब एमपी में प्रवेश कर रहा है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में सरकार बनाई। अब बीजेपी की नजर एमपी में मिशन 2023 पर है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। कई मायनों में उनका दौरा काफी अहम है। शाह का आना निश्चित तौर पर एमपी बीजेपी में जान फूकेगा। साथ ही 2023 की जीत के लिए वो 22 अप्रैल को ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण के भुगतान, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद अमित शाह 2 घंटे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रहेंगे। इस बीच अनौपचारिक तौर पर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी बैठक होगी। यहां शाह जीत का मंत्र भी देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल उनका स्वागत करने तैयार है और गरीब की, विशेषकर हमारे जनजाति भाई बहनों की जिंदगी बदलने के हमने एक अभियान प्रारंभ किया था जनजाति भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का 18 सितंबर को पिछले साल जबलपुर से। तो ये जिंदगी बदलने का अभियान है जिसमें अमित शाह जी पधार रहे हैं। माननीय अमित शाह जी का दौरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आएंगे तो एक बड़ी उमंग और उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता माननीय अमित शाह जी के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। और जब अमित शाह जी आते हैं और 4 राज्यों की विजय पताका करने के बाद धारा 370 सीए कानून जैसे देश की संसद में कानून बनाने के बाद उनका मध्य प्रदेश आगमन हो रहा है, पदार्पण हो रहा है, तो कार्यकर्ता उत्साह के साथ तैयारी में जुटे हैं। अमित शाह का दौरा संगठन और सरकार के फीडबैक लेने के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही बीजेपी की कोशिश आदिवासियों का दिल जीतने पर भी है, क्योंकि राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ये वर्ग आबादी के हिसाब से 80 से ज्यादा सीटों पर असर डालता है। हालांकि अमित शाह के दौरों को कांग्रेस अलग तरह से देख रही है। आप देखें कि 67 करोड़ रुपए का बोनस बांटना है, लाभांश बटेगा, और 15 करोड़ से ज़्यादा तमाशे पे खर्च हो रहे हैं। 2020 का लाभांश आप 2022 में बांट रहे हैं। इसमें उत्सव मनाने का क्या काम है? सिर्फ इसलिए कि अपने नेता को भ्रम में डालना है कि हम कितने महान काम कर रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी का खास जोर आदिवासी वर्ग को लुभाने पर ही है। यही वजह है कि बीजेपी इस वर्ग को अपने से जोड़ने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। बीते साल दिसंबर में जबलपुर में आयोजित आदिवासी वर्ग से जुड़े कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने हिस्सा लिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भोपाल आना हुआ था और अब गृह मंत्री का फिर आना हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शाह, संगठन और सरकार। अमित शाह वो शख्सियत हैं, वो किरदार हैं, वो व्यक्तित्व हैं भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम बात करें, जिन्होंने ये मैसेज भी दिया है कि अगर कोई मजबूत स्ट्रैटेजिस्ट किसी पार्टी में आता है तो वो एक कितना बड़ा अंतर पैदा करता है। ये वो अमित शाह हैं जिनका लक्ष्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्वकर्ता सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से आगे बढ़ते चले जाए। और पार्टी के लिए संकट मोचक हैं वो, जहां ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव में जब किसान मूवमेंट ने बहुत चिंताएं पैदा की थीं और 3 कृषि कानून सरकार ने वापस लिए, लेकिन फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इक्वेशन थे वो अमित शाह जी ने व्यक्तिगत रूप से वहाँ मौजूद रहकर सुलझाने की कोशिश की। और जब नतीजा आया तो राजनीतिक पंडित भी भौचक्के रह गए कि ये क्या हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये नतीजा, जहाँ सोच रहे थे कि बहुत तगड़ा डंट होने वाला है। और आप ये मत भूलिए कि 2014 से इसकी स्क्रिप्ट उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी लिख रहे थे, जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साहब, वो इसी संबोधन से प्रधानमंत्री को बुलाते हैं। और गुजरात में एक बड़ा वर्ग नेताओं का नरेंद्र मोदी जी को इसी नाम से याद करता है, साहब। साहब के लिए कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जो केंद्र में सत्ता बनाने की चाबी है, या
लखनऊ बजरिए दिल्ली जाना है तो लखनऊ होकर गुजरना पड़ेगा आपको। और ये काम अमित शाह करते हैं और अनवरत करते हैं। 2018 में हमें भी बंसल न्यूज़ को बात करने का मौका मिला। हमने एक व्यक्तिगत प्रश्न किया कि आपको पार्टी का ये कहा जाता है, चेहरे पर बड़े ऊब और बेजारियत के भाव प्रकट हुए और मन से प्रकट हुए। हम भी लंबा समय हो गया पत्रकारिता में, तो ये समझ जाते हैं कि कहाँ विनम्रता का तत्व गहरा है, कहाँ पर कोई बात मन से कही गई है और कहाँ कोई बात सिर्फ कहने के लिए कही। उन्होंने बड़ी बेजारियत से कहा, व्यक्तिगत प्रश्नों पर मत चर्चा करिए, आगे बढ़िए, अगला सवाल करिए। ये सब करना ही पड़ता है, पार्टी के लिए जो भी समर्पित है वो करेगा। इसीलिए अमित शाह एक बड़ा अंतर पैदा करते हैं। वो रणनीति बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश उनका आना निश्चित तौर पर बाकी जो कार्यक्रम है वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कुछ संदेश भी लाएंगे और कुछ संदेश लेकर भी जाएंगे मध्य प्रदेश से कि 2023 की तैयारी आप कैसे करिए, क्या करना है, हमको कोई कमज़ोरी नहीं छोड़नी है। और अब डबल इंजन की बात है, उधर से हम हैं, इधर से शिवराज जी आप हैं, पूरी ताकत लगाइए, हम आगे बढ़ेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं मिलिए उनसे। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं मृणाल पंत जी, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। संदीप जी, किस तरह देखते हैं आप अमित शाह जी के दौरे को? अमित शाह जी एक ऐसे, माफ़ कीजिएगा, ऐसे परीक्षक के तौर पर भी आते हैं जिनकी पैनी निगाहें सब भांप लेती हैं। कि जैसे कोई बहुत वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति आता है तो कहता है कि टेबल का ग्लास ठीक करिए भाई, इसकी दिशा ठीक नहीं है, थोड़ा इधर घुमाइए इसको, आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पास जो फीडबैक है वो ये बोल रहा है। तो इस समय सब जितना स्वागत करने के लिए आतुर हैं, उतने ही वो जानते हैं कि उनकी उत्तर पुस्तिकाएं भी अप टू डेट होनी चाहिए, क्योंकि जो परीक्षक आ रहा है उसकी पैनी और भेदक दृष्टि सब देख लेती है। जी शरद जी, बीजेपी में हम देखें तो संगठन में भले वो अध्यक्ष ना हो, लेकिन सबसे ताकतवर नेता और पार्टी की नब्ज को समझने वाले वैद्य की तरह है, मुझे ऐसा लगता है कई बार। और उनका आना और पार्टी के दफ्तर में 2 घंटे रहना, ये कई लिहाज से बड़ा महत्व रखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में वो 2023 की जो तैयारी है उसके लिए पार्टी की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। और जैसा आपने कहा, वो एक कड़क हेडमास्टर हैं, आप ये मान के चलिए, जो दिखते सौम्य हैं लेकिन अंदर से कड़क हैं और पार्टी की चीज़ों को समझते हैं और फैसले जल्दी लेते हैं। जहां तक आदिवासी वोट बैंक का सवाल है तो बीजेपी की नज़र पूरी तरह आदिवासी वोट बैंक पर है। आप देखिए 7 माह में 3 बड़े दौरे हुए हैं, जिनमें ये अमित शाह जी का दूसरा दौरा है और प्रधानमंत्री जी का भी दौरा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जब कड़क हेडमास्टर आता है स्कूल में तो बच्चों की या यूँ कहें शिक्षकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान दौर में सत्ता और संगठन से जुड़े हुए लोगों की धड़कनें तो तेज होंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा उत्तर पुस्तिका वो देखने वाले हैं और उसका परिणाम जो आएगा उसको लेकर चिंता तो स्वाभाविक है, पार्टी के कई नेताओं को अभी से दिख रही है। बिल्कुल। और आपने जब कहा तो मुझे किसी स्कूल का एक परिवेश कौंध उठा कि जब एक अपने मानकों को लेकर बहुत मजबूत माने जाने वाले प्राचार्य आते हैं और अपने शिक्षकों की तरफ और हेडमास्टर की तरफ दृष्टि डालते हैं, तो वो देख कर कहते हैं उनकी तरफ कि भैया 2023 का जो नतीजा है बहुत बढ़िया रखना। जी शिवराज जी भी हमको मिल रहे हैं, हम चलेंगे उनकी तरफ, लेकिन एक रिएक्शन मैं अपने मित्रों का ले लूँ। मृणाल जी, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर डॉक्टर हितेश वाजपेयी का, फिर हम शिवराज जी को सुनते हैं जो सीधी तस्वीरें हमको मिल रही। जी संदीप जी ने ये तो ठीक कहा कि अमित शाह जी सरकार में 2 नंबर की हैसियत रखते हैं, मोदी जी के बाद सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि ऐसे समय में जब पूरा देश विकट महंगाई के दौर से गुजर रहा है और देश में एक कम्युनल पोलराइजेशन का माहौल है, जब गृह मंत्री की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है, उस समय दिल्ली में अपने दफ्तर को और अपने मुख्य काम को छोड़कर वो मध्य प्रदेश में क्यों आ रहे हैं, तो ये सवाल पैदा करता है। मुझे ये भी समझ में आता है कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा ध्यान इस पर तो है नहीं कि किस तरह से सरकार का अच्छे से संचालन किया जाए और वो पार्टी के तौर पे केवल एक चुनाव लड़ने वाली मशीन के तौर पे बदल गई है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनका आना शायद ये स्पष्ट संकेत देता है कि अब उस दौर में जब शिवराज सिंह जी को हटाकर उनकी जगह लगने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी, सिंधिया जी और कैलाश विजयवर्गीय जी 3 नेता बार बार दिल्ली तक अपनी बात पहुंचा रहे थे, ऐसे में पिछले 3-4 महीने में इस लड़ाई में उमा भारती जी बहुत आगे निकल गई हैं।
कहीं वो शराब की दुकान पे पत्थर फेंक रही हैं, कहीं वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी असंवाद की स्थिति है, कहीं वो कह रही हैं कि मध्य प्रदेश सरकार निर्णय नहीं ले पाती और उसे उत्तर प्रदेश से लाउड स्पीकर बैन करना सीखना चाहिए। तो ये जो आंतरिक गतिरोध भारतीय जनता पार्टी में उलझन तेजी से बढ़ती जा रही है, क्या अमित शाह जी इस वाद विवाद को समाप्त करने के लिए बीजेपी के कार्यालय में 2 घंटे बिताने वाले हैं? बिल्कुल। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो 2-3-4 बातें कह देता हूँ, क्योंकि हार की लगातार हताशा में से निकले हुए कांग्रेस के बयान हैं, पर फिर भी ठीक है, ओके फाइन। कम्युनल पॉलिटिक्स, जैसे ही रामनवमी के दिन दिग्विजय सिंह जी द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पोषित एक पत्थरबाजी हुई और दंगे हुए, और उसके बाद अगले दिन जैसे ही कंट्रोल में सब आए और दिग्विजय सिंह जी वैष्णो देवी की यात्रा पे चले गए, तो कम्युनल पोलराइजेशन ख़त्म हो गया। आपने देखा, अब तो ये है कि जो आइडेंटिफाई करके जो उनके चेले और गुर्गे हैं उनको या तो पकड़ा जा रहा है, उनके अवैध अतिक्रमणों को ख़त्म किया जा रहा है, तो जमायतें, पता नहीं क्या है, कौन सी जमायतें हैं शरद जी, वो उसकी तरफ से कपिल सिब्बल जी खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि नहीं साहब, इन लोगों के खिलाफ मत करो, हमारा वोट बैंक है जी। तो ये तो है कांग्रेस की पॉलिटिक्स। तो इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स तो इनको मुबारक हो, ये करते रहे, हमारी तरफ से सब कंट्रोल में है। दूसरी बात, हाँ ये बात सच है कि अमित शाह जी से कांग्रेस बहुत घबराती है, क्योंकि हम 2 चुनाव हारे थे शरद जी, आपको ध्यान होगा, राष्ट्रीय स्तर पे, और उसके बाद जब 2013 में ये निर्णय लिया गया तो 14 के लिए प्रत्याशी बने माननीय प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी, और तब कमान अमित शाह जी ने संभाली, और तब से लेके आज तक उनकी यात्रा अनवरत और बहुत अच्छे से जारी है। पश्चिम बंगाल में जहां हम 1 या 2 आते थे, वहां हम 73 की संख्या में पहुंचे। उत्तर प्रदेश में हमने 2 बार 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बना। अच्छा सोचिए, कांग्रेस दहाई नहीं आ रही, एक सीट 2 सीट पे कांग्रेस आ रही है, मतलब घर की इतनी बच रही है उनकी, वो कांग्रेस हमको शिक्षा दे रही है। लेकिन ठीक है, ओके फाइन। पर मैं आप लोगों की बात को बिल्कुल ठीक मानता हूँ कि अमित शाह जी वो शख्स है, यदि भारत की राजनीति में जब जब नरेंद्र मोदी जी का, शरद जी मैं बहुत ध्यान से ये बात कह रहा हूँ, नाम लिया जाएगा, तो नरेंद्र मोदी जी की परछाई के रूप में पीछे आपको हमेशा एक अक्स उभरेगा, जिसको अमित शाह जी के रूप में लोग जानेंगे। जो भारत की राजनीति का जो कूटनीतिक परिवेश है, हम बहुत बड़ी चुनौतियों के बीच में हमने वो चुनाव लड़ा था और लगातार लड़ रहे हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई रणनीतिकार रहा है तो अमित शाह जी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हमें तो खुशी है कि हमारे पास ऐसे शख्स हैं। आप पीके को ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अब देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि कांग्रेस चुनाव प्रबंधन, रणनीति और राष्ट्र केंद्रित राजनीति, आप सोचिए 7 साल हो रहे हैं शरद जी, एक घोटाला बताइए कहीं पर, पूरी आधी से ज़्यादा कैबिनेट जेल में रहती थी। यूपीए का कार्यकाल आपको याद होगा, मतलब जेल में रहती थी, मतलब केवल बीजेपी एलिगेशन नहीं, प्रूवन एलिगेशन होते थे कोर्ट ऑफ लॉ में, और लोग बाकायदा जमानत पे निकल के आते थे। देश उससे निकलकर बाहर आया है। तो हम एक मजबूत दिशा में मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। स्क्रीन कुछ और गतिविधियां होंगी तो उस पर भी केंद्रित होंगे। जी डॉक्टर वाजपेयी, चूंकि ये दौर चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये भी वही योजना है जो कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, तो आज उसको फिर से रीस्टैब्लिश किया गया है और राशि भी बढ़ाई गई है। तो मुझे लगता है कि ये उल्लेखनीय एक पॉलिटिकल तथ्य था तो जो मैंने आपके सामने रखा। चलिए बताइए मृणाल जी, कुछ बिंदुओं पर आप लगातार कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे। तो आपने बड़ा अच्छा दृश्य दिखाया। मैं उम्मीद करूंगा कि हितेश वाजपेयी जी के झूठ को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री जी मन से आज मंच से कमलनाथ जी को याद करेंगे और इन नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए बताएंगे कि वो पिछली कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने कन्यादान योजना में देने वाली राशि बढ़ाकर 50,000 की थी, जो अब सरकार गिराने के बाद अमित शाह जी के मास्टर स्ट्रोक में जिसमें लोकतंत्र को ध्वस्त करके भ्रष्ट तरीकों से एक निर्वाचित सरकार को गिराया जाता था। फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। कमलनाथ जी की राशि को आज शिवराज सिंह जी सरकार के माध्यम से शायद लोगों को दी जाएगी। आपने राशि दी थी, हम उम्मीद मिलने में कठिनाई, हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आज मंच से ये भी घोषणा करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करेंगे। मुझे मौका दे दें। बोलिए
मेरा अवसर है। सर हितग्राहियों को राशि नहीं दी सुनिए आपने, थोड़ा। ये तो चलिए, मान लीजिए। आपकी आपत्ति तो दर्ज होगी, मुख्यमंत्री सर। जी मंच से मध्य प्रदेश की जनता को इसलिए भी आश्वस्त करेंगे कि विदिशा में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते पूरे मध्य प्रदेश में जो कई हजार जोड़ों का नाम कन्यादान योजना के नाम पर घोटालों पे लिया जा रहा है, 3 साल की बच्ची से लेके मरी हुई माताओं के नाम तक भ्रष्टाचार में कन्यादान योजना की राशि ले गई है। थोड़ा बताएंगे वो कि इनको कब तक जेलों के पीछे डाला जाएगा। थोड़ा ये भी बताएंगे कि जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम इसमें आए हैं उन पर कार्रवाई कब तक होगी। ये सारा भी मध्य प्रदेश इस दौर में उम्मीद करता है उनसे होगा। डॉक्टर और वाजपेयी, आप कुछ- जहां तक देखिए, अमित शाह जी के मेरी negativity बात में- बात हो जा रही थी, बात उनकी माफ कीजिएगा, कुछ रहे जी मृणाल जी बोल नहीं, वो क्या नेगेटिव बोलेंगे साहब। जी। अच्छा, ये नहीं फिर बताया आप राशि दी कि सकारात्मक नहीं। करने का आपका दायित्व है। वो तो बताइए, जी, राशि दी कि नहीं जी, दी, आपका ही सवाल है सर, मेरे जी, को छोड़ दो जी आप। जी जी। तो अब अमित शाह जी आ रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले जिक्र किया, तो मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि भोपाल में पुलिस प्रशासन ने पूरी देश की घटनाओं से विपरीत जाके एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया और कितनी शांति के साथ यहाँ हनुमान जयंती का जुलूस निकला। हिंदुओं मुसलमानों ने मिलकर पूरी ताकत के साथ बधाई दे रहा हूं भोपाल के प्रशासन की, शिवराज जी को नहीं देंगे। लेकिन अमित शाह जी के आने से मुझे इस बात का डर पैदा हो रहा है कि भोपाल ने पूरे देश के सामने ये जो उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जिस तरह की देखिए, राजनीति यहाँ पर चतुराई का कोई संदेश हो जाकर कहीं हमारे जोरदार पुलिस अधिकारियों को न दे जाए, ये आशंका मन में पैदा हो रही है। मैं तो बधाई दे रहा हूँ पुलिस के अधिकारियों जी। आप देखिए, जैसे ही आप चतुराई करते हैं तो गड़बड़ होती है। आपने कहा दंगे हुए, शिवराज जी बैठे हैं, दंगे हो रहे, दंगे हो रहे। अब जब नहीं हुए तो बोले नहीं साहब, पुलिस वालों ने भोपाल के पुलिस छोड़िए ना प्रशासन सर, को बधाई दे रहा हूं, पर डर रहा हूं कि अमित शाह जी आ रहे हैं तो क्या होगा। दिग्विजय सिंह नहीं है शहर में, उन जिम्मेदार अधिकारियों को ट्रांसफर न हो जाए। सर दिग्विजय सिंह नहीं है शहर में, कुछ नहीं होगा। जहां वो नहीं जाते हैं वहां कुछ नहीं होता। कहीं अमित शाह जी की वक्र दृष्टि न हो जाए। समर खान आपका नगर अध्यक्ष, आप सुन तो लो सर, सर मैं नाम बता रहा हूँ। भोपाल के पुलिस शरद जी देखिए, अब वो रूल आपका लागू नहीं होगा। अब सुन लीजिए कि आपके समय उन्होंने पर्याप्त शालीनता बरती। जी जी। सेंधवा कांग्रेस का नगर अध्यक्ष समर खान, शरद जी अभी भी गिरफ्तार है, 6 साथियों के साथ जेल में हैं दंगे कराने में। पूर्व कॉर्पोरेटर खरगोन से अपने 12 साथियों के साथ में गिरफ्तार है दंगे कराने में, जो पीएफआई का भी कैडर निकला है। और कपिल मिश्रा खरगोन आके खुलेआम दिल्ली में सर शरद जी देखिए ना सर, ये आरोपी हैं जो सीधे सीधे बम फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। और मृणाल जी खुश हैं इस बात को लेकर। तो नहीं पत्थर वीडियो देख लीजिए। अब शरद जी देखिए ना, रामनवमी के आप जुलूस गिरफ्तार में लोगों के ऊपर कुछ उन्होंने नहीं आग बोले। लगाई। समर खान को अभी तक आपने पार्टी से निकाला, देखिए ना वीडियो सोशल मीडिया जो पर 12 कपिल मिश्रा जी लोग के गिरफ्तार भाषण हुए खरगोन से, उनको पार्टी से निकाला आपने नहीं निकाला, रामनवमी क्योंकि के आपका भाषण के कैडर पहले है। हमने कब सुना कि अच्छा घर में घुस के मारेंगे? हम तो जय श्री राम का आपका उद्घोष एक सुना करते प्रवक्ता पुराणी जी, आपको भी ध्यान होगा, चूड़ी वाला कांड हुआ था इंदौर में, तो साहब थाना जलाने पहुंच गया स्टेट प्रवक्ता, वो रजिस्टर्ड है पीएफआई कैडर के रूप में। सर ये क्या करना चाहते हो देश का, तो बताओ सर, हार जीत चलती रहेगी। चलिए मैं अब मुद्दे पर आता हूं आज के। संदीप जी ये बताइए मुझे कि निश्चित तौर पर अमित शाह जी का जो कैलिबर है, उनका जो अप्रोच है, वो बहुत ही एक मतलब मुझे तो वो बीजेपी के उस एक फ्यूजन की याद दिलाते हैं जिसमें एक सिरे पर खड़े होते हैं कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी जी, उनका डेडिकेशन, और उसी के साथ चूंकि वो उस पीढ़ी के हैं जो ट्रांजिशनल फेज़ की पीढ़ी है, जिसने 90 के दशक के बाद राजनीति शुरू की है, तो उन्होंने उस अधुनातन पॉलिटिक्स के चेहरे को भी अडॉप्ट किया है कि टूल्स आधुनिक होने चाहिए, सोशल मीडिया का मैक्सिमम उपयोग होना चाहिए, और दूसरा आपको लड़ाई लड़नी है तो युक्ति के साथ लड़नी होगी, नीति के साथ लड़नी होगी, और उन तमाम पहलुओं को ध्यान रखना होगा जो राजनीति में बहुत ज़रूरी है। इस मायने में वो एक मॉडल पॉलिटिशियन भी हैं जो बीजेपी की नई जनरेशन के लिए भी एक मिसाल बनते हैं। किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि वो एक चुनाव के लिहाज से एक युद्धवीर राजनेता की छवि रखते हैं। जी देखिए शरद जी, अगर अमित शाह के पूरी कार्यशैली को अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा राजनेता जो पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए पूरे समय सक्रिय नजर आता है,
उनकी कार्यशैली ऐसी होती, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव की आपने बात कही, जहां ये कहा जा रहा था कि बीजेपी पिछड़ जाएगी, वहां पर आपने हालात एकदम बदल के चुनाव जीत लिया। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर जो अपनी ऊर्जा होती है वो कार्यकर्ता से सीधे ट्रांसफर कर देता है व्यक्ति। कई बार क्या होता है, बीच में जब कुचालक आ जाते हैं तो आपकी ऊर्जा उस तक नहीं पहुंचती, जब लोहे से लोहे मिलता है तो ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी कार्यशैली है और कार्यकर्ता में एक भरोसा पैदा करने वाली बात है, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के तौर पर स्थापित करने की भी कोशिश की है, उन्हें एक कड़क और तमाम चीजें, और वो बातें जो संगठन कहता है और नीचे तक जाती हैं तो जनता पर भी असर होता है, कार्यकर्ता पर भी होता है, और कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा के साथ काम करता है और पार्टी को उसका लाभ मिलता है, जो अब तक कम से कम ये दिख रहा है मुझे। मृणाल जी, संगठन की महत्ता कांग्रेस नहीं समझती है, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इतनी पुरानी पार्टी, 135 साल पुराना दल, जिसके पास एक से एक संगठन क्षमता के धनी नेता रहे हैं। मैं पुराने नामों पर नहीं जाता, मध्य प्रदेश में महेश जोशी जी की बात कर लीजिए, जिन्होंने 1993 में, जबकि बहुत चैलेंजिंग था, बीजेपी की सरकार गिरी थी, राष्ट्रपति शासन लगा था, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियों में ये माना जा रहा था कि मिलेगा लाभ बीजेपी की सरकार को, सहानुभूति का भी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी और शिल्पी माने गए महेश जोशी। अहमद पटेल, अब महेश जी भी इस दुनिया में नहीं है, अहमद पटेल भी नहीं है, जिस व्यक्ति ने कभी केंद्रीय मंत्री बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं संगठन का मानुष हूं, संगठन में रहना चाहूंगा। किसी भी पार्टी की नींव ऐसे ही नेता होते हैं। मैं नहीं कहूंगा आज कमी है, क्या उन पर वो विश्वास नहीं है, क्या उनको आगे लाने की वो स्थितियां नहीं है, क्यों 135 साल पुरानी पार्टी को, मैं नहीं कहूंगा पीके को क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि हर राजनीतिक दल उनकी किसी न किसी रूप में मदद लेता है, लेना चाहता है, वो उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपके यहाँ आखिर मृणाल पंत भी में भी सारी संभावनाएं हैं, क्यों अवसर नहीं? देखिए, पीके के नाम को तो देश ने तब जानना शुरू किया जब पहले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने एडवाइजर के तौर पे राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया, चुनाव लड़ने में उनकी मदद ली। अब चूंकि प्रोफेशनल लोग हैं, उस समय उन्होंने किसी पार्टी का साथ दिया, आज कांग्रेस पार्टी की ओर आए हैं, और मुझे लगता है कि जब उन्होंने शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के साथ की थी तो ये जो 7-8 साल की जो उनकी यात्रा रही है, इस यात्रा में उन्होंने जिस सोच के साथ मोदी जी का हाथ पकड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ा होगा, संभवतः उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उस तरह से घटनाक्रम नहीं चला, और आज उनको लगता होगा कि विपक्ष एक बेहतर, इसका जवाब दिया है, बेहतर प्रक्रिया दे सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान, मृणाल जी, नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि आज भी नरेंद्र मोदी जी जैसा उनको आप हल्के में मत लीजिए। याद करिए सर, इंटरव्यू कभी उन्होंने नहीं कहा 20 साल तक कांग्रेस की उनकी लोकप्रियता है ये कहा, लेकिन उस आदमी के बिहाफ पे उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं कह रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर पीके ने यह चयन किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की राह छोड़ के वो विपक्ष की राह को पकड़ेंगे। भाई ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे उनको ऐसा लगता है कि जिन आकांक्षाओं को वो सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरा फिर गलत सर जी, वो रहा शायद प्रोफेशनल। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी 25 लोगों का साथ इनका दे है, ये जबरदस्ती उनके मुंह में क्यों डाल रहे हैं? आखिर ये संगठन होता क्यों है? संगठन इसलिए होता है, संगठन इसलिए होता है कि संगठन के माध्यम से जो सत्ता हम हासिल करते हैं वो जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी। अब संगठन के माध्यम से अगर कोई सा भी दल, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार हासिल कर ही रही है। इस सवाल के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा शरद जी, कि 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर संगठन के माध्यम से जो सत्ता अर्जित की है तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों का पलायन, खासतौर पर मालवा निमाड़ का, गुजरात में बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है? दोनों सरकार को रहते भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जी पर अगर आप लौटेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। जी देखिए, कांग्रेस को तो अमित शाह जी से डर लगता है। क्यों? पश्चिम बंगाल में शून्य कर दिया उन्होंने। कांग्रेस को अमित शाह जी से डर लगता है। क्यों? 2013 से कि अमित शाह रायबरेली, अमेठी सब उखाड़ दिया, कुछ नहीं बचा, उत्तर प्रदेश शून्य हो गया। उनको डर इसलिए लगता है कि बचा हुआ केजरीवाल ने निपटा दिया, पंजाब में शून्य पे पहुंचा दिया, दिल्ली में शून्य पे पहुंचा दिया। तो अब करें तो क्या करें? आपको पहुंचाया है दिल्ली और पंजाब में शून्य पे। सर बताइए ना, हमारी हम तो थे नहीं वहां पे पंजाब में आज भी। अच्छा चलो, अपन दोनों खुश हो लेते हैं।
पर आप कभी आकलन करना कि आपकी स्थिति क्या है। आप 30 से नीचे राज्यसभा में आ गए, हम 100 से ऊपर जा रहे हैं। सर कुछ तो सोचिए ना थोड़ा सा। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है। और अगला चुनाव, फिर मैं बता रहा हूँ सर, ये पोलराइजेशन सब आप देख रहे हैं। अमित शाह जी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश में आप मान के चलिए कि जैसे ही हिमाचल और गुजरात हमारे समाप्त होंगे, तो एक और इनकी बात का मैं वो आज डंके की चोट पर कह दूं शरद जी आपके सामने, शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के जननेता हैं जी। और 2023 में हम उनके नेतृत्व में चुनाव मजबूती से लड़ेंगे।